नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यापथ में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों एक ही वीडियो में आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो दोस्तों भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान भारत का राष्ट्रपति होता है। दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में अनुच्छेद 53 में बताया गया है और यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति प्रधान होता है। ऑप्शन है केवल राज्य का, केवल सरकार का, राज्य एवं सरकार दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल राज्य का। दोस्तों राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है और सरकार का प्रधान होता है जो दोस्तों वो प्रधानमंत्री होता है। तो इस चीज़ को भी अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कितना होता है। दोस्तों राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह 5 लाख रुपए होता है और उपराष्ट्रपति का वेतन दोस्तों 4 लाख रुपए प्रतिमाह होता है। तो ये भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना होता है। दोस्तों आपको बताना है कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जमानत के तौर पर कितना राशि जमा करता है। दोस्तों राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में या सरकारी खजाने में जमा करता है। ठीक है दोस्तों, यह पैसा दोस्तों जब्त भी हो सकता है, अर्थात जमानत राशि जब्त भी हो सकती है। ठीक है, जमानत जब्त कब होता है दोस्तों, जब उम्मीदवार 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता है। तो दोस्तों इसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है और यह जमानत राशि दोस्तों जो 15,000 रुपये जमा किया जाता है इसको जब्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। दोस्तों राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और उपराष्ट्रपति देश का दूसरा नागरिक होता है, प्रधानमंत्री देश का तीसरा नागरिक होता है और राज्य का राज्यपाल देश का चौथा नागरिक होता है। इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आवश्यक वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के लेकर हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने विकल्प की तरफ। पहला विकल्प है वह भारत का नागरिक हो। दोस्तों ये आवश्यक है कि राष्ट्रपति भारत का नागरिक हो। दूसरा ऑप्शन दोस्तों वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो। दोस्तों ये भी आवश्यक है कि वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो। नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। दोस्तों ये भी राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट ऑप्शन है वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि वह किसी सदन के सदस्य हो। दोस्तों वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो भी सकता है और नहीं भी। दोस्तों अगर वह संसद के किसी सदन का सदस्य है तो उस सदन से उसे त्यागपत्र देना होता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के उपरांत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों भारतीय संविधान में अधिकतम आयु की सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई आयु सीमा नहीं है। दोस्तों अधिकतम आयु की सीमा तो निर्धारित नहीं की गई है। बात करें मिनिमम आयु की तो इसकी सीमा जरूर निर्धारित की गई है। दोस्तों 35 साल मिनिमम आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। दोस्तों भारत में एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। बात करें दोस्तों अमेरिकी संविधान की तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दोस्तों प्रत्यक्ष रूप किसे कहेंगे, अप्रत्यक्ष रूप किसे कहेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों प्रत्यक्ष रूप उसको कहते हैं जिसमें हम लोग मतदान स्वयं देते हैं या अपना प्रत्याशी स्वयं चुनते हैं, जैसे गांव का ग्राम प्रधान होता है। दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहेंगे, जिसमें हम लोग स्वयं मतदान नहीं करते हैं या अपना प्रत्याशी स्वयं नहीं चुनते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति हो गए, भारत के उपराष्ट्रपति हो गए। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों आप लोग समझ चुके हैं। दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है जिसमें हम लोग मतदान नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर रोज़ रात 10 बजे सेलेक्टेड टॉपिक पर क्विज होते रहते हैं, जिसमें टॉपिक का निर्धारण आप लोग खुद करते हैं कि किस टॉपिक पर आपको
टेस्ट देना है तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा विद्यापथ1, ठीक है, विद्यापथ1 सर्च करेंगे वहाँ पर दे देगा, या लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर आप लोग जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है दोस्तों। साथ ही साथ गुप्त मतदान भी होता है यहाँ पर, ठीक है, गुप्त मतदान पद्धति अपनाई जाती है दोस्तों समानुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ है यहाँ पर कि यहाँ पर हर राज्य का समान प्रतिनिधित्व किया जाता है, इसीलिए सांसदों एवं विधायकों का मतों का मूल्य अलग अलग निकाला जाता है दोस्तों अगर आपको फार्मूला देखना है या डिटेल में देखना है तो एक दूसरी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी है हमारी, वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा ही उसको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान किया गया है? ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 71 में यह बात कही गई है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई विवाद होगा तो उच्चतम न्यायालय उसको सॉल्व करेगा या उच्चतम न्यायालय में उसे निर्देशित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? दोस्तों राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। 2 सप्ताह अर्थात दोस्तों 14 दिन, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो के अंत में माइंड बूस्टर क्वेश्चन रखे गए हैं, आप लोग उनको ज़रूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। माइंड बूस्टर क्वेश्चन दोस्तों आपके माइंड को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? दोस्तों अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा की गई है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पद ग्रहण करने की तिथि से, ठीक है। तो राष्ट्रपति अपने कार्यकाल से 5 वर्ष तक बना रहता है, लेकिन कब से? पद ग्रहण करने की तिथि से जोड़ा जाता है दोस्तों, 5 साल, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं आपको बताना है। दोस्तों ये जो निर्वाचक मंडल होता है यही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। दोस्तों संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, इस प्रश्न का यही सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के भाग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। संसद के दोनों सदनों का अर्थ है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब विधानसभाओं में दोस्तों, विधानसभाओं में 28 जो स्टेट हैं वहाँ की विधानसभा प्लस 2 और यूटी वाले दोस्तों, संघ शासित क्षेत्रों वाले, तो 2 यूटी में विधानसभा हैं। कहाँ कहाँ पे दोस्तों? एक तो है आपका दिल्ली और एक है आपका पुदुचेरी। तो यहाँ के जो निर्वाचित सदस्य होंगे दोस्तों वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे। दोस्तों फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस 28 राज्य के जो निर्वाचित सदस्य होंगे और प्लस दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सब बातें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। दोस्तों संसद द्वारा कैसे? महाभियोग के माध्यम से, ठीक है। आगे प्रश्नों में चर्चा करेंगे इसकी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया है। दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, उच्चतम न्यायालय में। दोस्तों संसद के किसी भी सदन में आप महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं। संसद के किसी भी सदन से अर्थ दोस्तों लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का आधार है संविधान में वो बताया गया है कि संविधान के अतिक्रमण होने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है संसद के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया
अमेरिका की संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से कितने दिन पहले उन्हें नोटिस देना होता है? दोस्तों 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है दोस्तों। और आप जिस भी सदन से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे दोस्तों, उस नोटिस पर उस सदन के सदस्यों का 1/4 साइन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोकसभा से लगाते हैं तो लोकसभा का 1/4, और अगर आप राज्यसभा से लगाते हैं महाभियोग तो राज्यसभा के 1/4 सदस्यों का नोटिस पर साइन होगा दोस्तों। और उस साइन को या उस नोटिस को दोस्तों 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? दोस्तों अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास करना है तो सदन के कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य, ठीक है, सदन के जितने भी सदस्य हैं उनमें से कम 2/3 सदस्य अगर उस पर साइन कर देते हैं तो उसको पास माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुल सदस्यों की संख्या की बात की गई है दोस्तों, वहाँ पर उपस्थित और मतदान देने वाले संख्या से कोई मतलब नहीं है। अर्थात कुल सदस्यों की जितनी संख्या है उसमें से अगर 2/3 सदस्य साइन कर देते हैं महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पहले के कार्यों की संवैधानिकता क्या होगी? दोस्तों ऐसे कार्य विधि मान्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों राष्ट्रपति को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। दोस्तों अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो इनको शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए दोस्तों अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? दोस्तों राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? दोस्तों अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने ही राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने इसकी चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? दोस्तों अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर गए हुए हैं तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। और बात करें उपराष्ट्रपति की दोस्तों तो उपराष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? दोस्तों राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? दोस्तों जब किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति उनके कार्य को 6 माह तक कर सकता है। और इस 6 माह के दौरान राष्ट्रपति का निर्वाचन करवा लेना आवश्यक है दोस्तों। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे दोस्तों वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है? दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। दोस्तों अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 352 में दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से नोट करते चलिए साथ ही साथ। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। कब कब? 1962, 1971 और 1975 ईस्वी में। राष्ट्रपति शासन दोस्तों कई बार लगाया गया है, लेकिन अगर मैक्सिमम बात करें किस राज्य में लगाया गया है तो मैक्सिमम यूपी में लगाया गया है दोस्तों, अर्थात उत्तर प्रदेश में। और कितनी बार लगाया गया है दोस्तों? 10 बार। ठीक है, वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया दोस्तों? अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 52,
अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। दोस्तों आइए चारों अनुच्छेदों की चर्चा एक साथ करते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में दोस्तों निर्वाचन की बात की गई है राष्ट्रपति की, और अनुच्छेद 55 में निर्वाचन का तरीका बताया गया है दोस्तों। ठीक है, निर्वाचन का तरीका। और अनुच्छेद 57 में दोस्तों पुनर्निर्वाचन की बात की गई है और इनकी योग्यता का निर्धारण भी यहीं पर होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? दोस्तों वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राजकीय भाषा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन नीति आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमादान करे। दोस्तों राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह क्षमादान कर सके, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। दोस्तों ऐसा अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगला ऑप्शन है, आपातकाल की घोषणा करे। दोस्तों ये भी उसके पास अधिकार है। अध्यादेश जारी करे, ये भी अधिकार है दोस्तों उसके पास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? दोस्तों राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकती है किसी भी विधि से। ठीक है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार प्रदान करता है? दोस्तों अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधि पर परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों संसद के किसी सदन को बुलाने को, विघटन करने को, सत्रावसान करने को, सबकी शक्ति दोस्तों किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने वित्तीय आपातकाल कब लागू किया? तो दोस्तों अभी तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार लागू नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कभी नहीं। दोस्तों यहाँ पर जो 3 वर्ष दिए गए हैं ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाए गए थे इस वर्ष में। ठीक है, अभी हमने पीछे चर्चा भी की थी, राष्ट्रीय आपातकाल इस समय लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो दोस्तों एम हिदायतुल्लाह मुख्य न्यायाधीश ऐसे हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, दोस्तों ये कार्य है राष्ट्रपति का। लोकसभा का विघटन करना, ये भी कार्य है दोस्तों। लोकसभा का सत्रावसान करना, ये भी दोस्तों राष्ट्रपति का कार्य है। ऑप्शन डी है, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक बुलाना। दोस्तों ये राष्ट्रपति का काम नहीं है कि कोई सत्र चल रहा हो और उसके अंतर्गत वह बैठ के बुलाए। दोस्तों जो यहाँ पर सत्र बुलाना, विघटन करना या सत्रावसान करना, ये सब राष्ट्रपति का कार्य है दोस्तों। और ये राष्ट्रपति कब करता है दोस्तों? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर वह किसी भी सत्र को बुलाता है, विघटित करता है या सत्रावसान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? दोस्तों राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों वह संविधान संशोधन विधेयक को भी नहीं लौटा सकता। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? तो दोस्तों पुनर्विचार के लिए जो वीटो इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग निलंबनकारी वीटो बोलते हैं। दोस्तों दूसरे वीडियो जो पड़ी है हमारी यूट्यूब पे उसमें डिटेल में बताया गया दोस्तों सभी वीटो शक्तियों के बारे में, तो आप लोग उस वीडियो को देखते रहिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। वहां पर डिटेल आपको समझाया गया है वीटो शक्तियों के बारे में, और भी अन्य जो शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास सबकी चर्चा वहाँ पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थिति में राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो दोस्तों सामान्य परिस्थिति में राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है या अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर
सामान्य परिस्थिति में कहा है, सामान्य परिस्थिति में संघ सूची और समवर्ती सूची में, लेकिन आपात स्थिति में वह राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे संशोधित कर सकता है। दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं है, वह संशोधित नहीं कर सकता, उसको अस्वीकार कर सकता है। दोस्तों अस्वीकार भी नहीं कर सकते, अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, वीटो शक्ति के माध्यम से वो अपने पास अनिश्चित काल तक रख सकते हैं उसको। दोस्तों पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। दोस्तों बिल्कुल, वह पुनर्विचार के लिए उसको वापस भेज सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के तहत है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति मात्र 3 स्थिति में ही अध्यादेश जारी कर सकता है। कब कब? जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो। ठीक है, दोनों सदन सत्र में ना हो, या एक सदन सत्र में हो, एक सदन सत्र में ना हो, या एक सदन सत्र में ना हो और दूसरा सदन सत्र में हो। दोस्तों ऐसा नहीं है कि दोनों सदन सत्र में हो और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर दें। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर पाएंगे जब दोनों सदन चल रहे हों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। ठीक है, तो सदन के अधिवेशन जब नहीं चल रहे होंगे उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में प्रथम बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिए, प्रथम बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था दोस्तों, वह था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। दोस्तों कब आया था ये? 1986 में। उस समय कौन थे राष्ट्रपति दोस्तों? ज्ञानी जैल सिंह। तो इनका नाम भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, इनको भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ज्ञानी जैल सिंह दोस्तों, उन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। ठीक है, पॉकेट वीटो का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को पुनः लौटा सकता है, पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है, अनुमति देगा या सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा। दोस्तों उस विधेयक को राष्ट्रपति को अनुमति देना होगा। दोस्तों फिर से एक बार समझ लीजिए, कोई विधेयक दोस्तों अगर राष्ट्रपति के पास एक बार आया और राष्ट्रपति ने उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया लोकसभा को। ठीक है, तो दोस्तों पुनः भेजने के बाद लोकसभा या तो उस पर विचार करेगी, विचार करने के बाद या तो उसमें संशोधन करेगी दोस्तों या नहीं करेगी, और वह संशोधन करे या ना करे दोस्तों, और उसके बाद उसको राष्ट्रपति के पास दोबारा पुनर्विचार के लिए भेजेगी। तो दोस्तों राष्ट्रपति को उसको पास ही करना है, उसके पास वो मजबूरी है। ठीक है, पहली बार वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है लेकिन दूसरी बार उसको पास करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से दो नहीं भेज पाते हैं उनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। एक तो है आपका संविधान संशोधन विधेयक, उसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज पाएगा। ठीक है, और एक है दोस्तों धन विधेयक। ठीक है, तो इन दोनों को वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, ये एक्सेप्शन है दोस्तों, तो इन दोनों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संयुक्त बैठक बुलाता है? दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है। दोस्तों संयुक्त बैठक की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 108 में इसकी चर्चा की गई है। दोस्तों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु महाभियोग प्रक्रिया का भाग नहीं है? दोस्तों पहली बात तो आपको निर्वाचक मंडल पता होना चाहिए और महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। निर्वाचक मंडल की चर्चा हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। इसमें
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के दोनों निर्वाचित सदस्य होते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का दोस्तों अर्थात है कि 28 राज्यों में जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य प्लस 2 जो यूटी वाले हैं विधानसभाएं उनके निर्वाचित सदस्य। 2 यूटी में कौन से विधानसभा आएंगे दोस्तों? दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है। और महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग लेता है दोस्तों? तो संसद के जो सदस्य होते हैं वो सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि कौन उनके महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है और निर्वाचक मंडल का भाग है। दोस्तों लोकसभा जो है वो निर्वाचक मंडल का भाग होती है और महाभियोग प्रक्रिया में भी भाग लेते हैं। तो राज्यसभा में दोस्तों इसी तरीके निर्वाचक मंडल के भाग हैं और महाभियोग प्रक्रिया में भी भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभा परिषदें जो दोस्तों ये निर्वाचक मंडल का भाग नहीं होती हैं और दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया में भी भाग नहीं लेती हैं। बात करें राज्य की विधानसभाओं के बारे में तो ये निर्वाचक मंडल का भाग है दोस्तों, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे माइंड बूस्टर क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी आपको माइंड के बूस्ट करने में। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप लोग अंत तक देखने के बाद आप अपने अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि माइंड बूस्टर का पहला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन संघ की कार्यपालिका का अंग है? दोस्तों आइए देख लेते हैं संघ की कार्यपालिका के कौन कौन अंग होते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति कार्यपालिका का अंग होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होता है और महान्यायवादी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी ये तीनों ही संघ की कार्यपालिका के अंग हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है दोस्तों अपने पद ग्रहण करने के दिन से, ठीक है। तो इसकी चर्चा दोस्तों किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 56 में दोस्तों यह बात कही गई है। अनुच्छेद 56 में दोस्तों कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु दोस्तों निर्वाचित होने के उपरांत ही उसे अपने सदस्यता त्यागनी होती है। दोस्तों अनुच्छेद 59 में इसकी बातें की गई हैं। दोस्तों अनुच्छेद 59 में कहा गया है वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के उपरांत ही उसे सदन की सदस्यता छोड़नी होती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 59 में इसकी बातें की गई हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र या तो भारत के उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को दे सकता है। दोस्तों यह कथन बिल्कुल असत्य है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं ना कि मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है। तो पहला कथन असत्य हो गया। दूसरे कथन की बात करते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के आरोप पर संसद के किसी भी सदन के 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। दोस्तों यह कथन भी आपका असत्य है क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संसद के 1/4 सदस्यों का साइन होना चाहिए नोटिस पर, ठीक है। तो यह कथन भी असत्य है। तीसरे कथन की बात करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले सभी सदस्य राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। दोस्तों यह कथन भी बिल्कुल असत्य है क्योंकि दोस्तों जो जरूरी नहीं है कि निर्वाचन में भाग ले रहे हैं वो महाभियोग प्रक्रिया में भाग लें। दोस्तों जैसे जो राज्य की विधानसभाएं होती है दोस्तों वो निर्वाचन में तो भाग लेती हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। तो दोस्तों तीसरा कथन भी गलत हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दोस्तों यह कथन गलत है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा उसको सॉल्व किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा कथन है यदि निर्वाचक मंडल पूरा नहीं होता है तो निर्वाचक मंडल के बाकी सदस्य निर्वाचक मंडल की संख्या पूर्ण होने तक अपना वोट नहीं दे सकते हैं। ऐसा दोस्तों नहीं है, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। दोस्तों निर्वाचक मंडल अगर अपूर्ण है तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का चुनाव रोक दिया जाएगा।
ठीक है दोस्तों, निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने की स्थिति में भी निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव करवाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ना तो 1 और ना ही 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। सही बात है दोस्तों, अगर दोनों सदन चल रहे हो तो उस समय अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों पहला कथन आपका सत्य हो गया। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद द्वारा इसकी बैठक में 6 सप्ताह के भीतर पुनः पारित किया जाना चाहिए। दोस्तों ये कथन भी सत्य है। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश को पुनः पारित करना होता है 6 सप्ताह के भीतर, जब भी इसकी संसद की बैठक होगी। तो दोस्तों दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों पर विचार कीजिए। पहला दोस्तों कथन है, संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। दोस्तों संविधान संशोधन संबंधी अधिनियम में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला कथन गलत हो गया दोस्तों। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति धन विधेयक को अपने पास लंबित नहीं रख सकता। दोस्तों ये सत्य है, राष्ट्रपति धन विधेयक को अपने पास लंबित नहीं रख सकता। तो दोस्तों दूसरा कथन सत्य है, पहला गलत है। इस प्रकार केवल 2 इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की पद रिक्तता की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राष्ट्रपति के रूप में वह केवल 6 माह तक कार्य कर सकता है। ये दोस्तों कथन सत्य है, वह राष्ट्रपति के रूप में केवल 6 माह तक कार्य कर सकता है। दूसरा कथन है, इस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति की देय किसी भी राशि व वेतन भत्ते का अधिकारी नहीं है। दोस्तों ये भी कथन सत्य है, जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो दोस्तों वह राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का अधिकारी होता है, ना कि राज्यसभा के सभापति के रूप में। तीसरा कथन है, इस अवधि के दौरान वह न केवल राष्ट्रपति के सारे कार्यों का निर्वहन करता है बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में भी अपने सारे कार्यों का निर्वहन करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो जो राज्यसभा का सभापति होता है उसका काम जो होता है वो उपसभापति जी महोदय करते हैं। ठीक है, उपसभापति करते हैं। तो दोस्तों ये कथन आपका असत्य है, तो पहला और दूसरा कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही कथन का चयन करें। पहला कथन है, एक अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद विधि बना सकती है। दोस्तों ये कथन सत्य है, राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जा सकता है जब वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सत्र चल रहा हो। हाँ दोस्तों, ऐसा वो कर सकते हैं। राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब दोनों सत्र ना चल रहे हो या एक सत्र चल रहा हो एक सत्र ना चल रहा हो। ठीक है, तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरे कथन की बात करते हैं, एक अध्यादेश संसद के किसी भी अधिनियम को संशोधित या निरस्त कर सकता है परंतु संविधान संशोधन हेतु जारी नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये कथन भी आपका सत्य है। दोस्तों अध्यादेश सभी अधिनियमों को संशोधित या निरस्त कर सकता है परंतु संविधान संशोधन हेतु जारी नहीं किया सकता। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार आपका पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे जो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं उनकी एक साथ चर्चा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की चर्चा भाग 5 में की गई है, अनुच्छेद 52 से 62 तक। आइए दोस्तों सारे अनुच्छेद एक एक करके समझ लेते हैं। अनुच्छेद 52 में दोस्तों कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में इनकी कार्यपालिका शक्तियों के बारे में दोस्तों चर्चा की गई है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर बातें की गई हैं। अनुच्छेद 55 में दोस्तों चुनाव का तरीका बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात की गई है। अनुच्छेद 57 में दोस्तों पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यता की बात की गई है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तों की बात की गई है। अनुच्छेद 60 में इनके शपथ की चर्चा है दोस्तों, और अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया की चर्चा है। अनुच्छेद 62 की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति के पद की अवधि की बात करती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
तो आप लोग 2-3 बार ये अनुच्छेद रिपीट करिए तो आप लोगों को याद हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।